हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक रंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हम पहुंच गए हैं थर्ड यूनिट पे, यूनिट 3 आरडीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले सेशंस की हम बात कर रहे हैं जहां पे हमें जानना है एप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना, जरा सा वो देख लेते हैं। आपको जानना है कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशंस के बारे में, कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस के बारे में आपको जानना है, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, फीचर्स ऑफ डेटाबेस, कंसेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, कंसेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ फील्ड रिकॉर्ड टेबल एंड डेटाबेस, कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की एंड फॉरेन की, एंड एट लास्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में हमें जानना है। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको सीबीएसई की बुक के ऊपर। जैसा कि मैंने कल रिकमेंड किया था कि सीबीएसई की बुक सबसे बेस्ट बुक है जिसको आपको पढ़नी चाहिए। यहाँ हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको देखने को ना मिले, बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप सीबीएसई की बुक को ही रेफर करें। चलिए सेशन 1 के अंदर आते हैं और सेशन 1 में जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर ले कि डेटा होता क्या है, इंफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, डेटा का मतलब आप जितने भी रॉ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, नंबर्स, सिंबल्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो डेटा का डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्या बताया मैंने? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखिएगा, उसे हम डेटा कहते हैं। और जब एक डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, जब एक डेटा को आप प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसी डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा को जब आप प्रोसेस करेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। क्लियर है यहां तक? अब डेटाबेस के बारे में जानते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। देखिए, डेटा और इंफॉर्मेशन तो आ गया हमारे पास, लेकिन अब इस प्रोसेस डेटा को जब हम कंटेन करना चाहते हैं, हम कहीं पे रखना चाहते हैं, तो हमें कंटेनर की जरूरत होती है। और उस कंटेनर को डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? हम डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस क्या है? आपका ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड यू कैन से कि भाई इट इज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा क्या है? किसी पर्टिकुलर मॉडल में अरेंज करके रखना होता है। किसी तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशंस को। तो डेटा क्या है? टिपिकली ऑर्गेनाइज टू मॉडल रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। मतलब यहाँ पे डेटा के बारे में आपको बता रहा है कि डेटा एक्चुअली क्या है कि इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने में हमारी मदद करता है। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, जब आप अरेंज कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, तो वही डेटा आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या है कि जैसे रियल लाइफ में देखते होगे कई जगह पे आप इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हो। मान लो आप अपने घर की बात कर लो, आपको मम्मी पापा ने पॉकेट मनी दिया, अब उस पॉकेट मनी का आपको रिकॉर्ड रखना है। तो अगर आप पॉकेट मनी का रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो आप क्या करते हो? जनरली आप करते क्या हो? आप जगह लिखते हो भाई आइटम, डेट वाइज आप आइटम मेंटेन करते हो, तो आपने एक डेट देते हो, फिर आप आइटम मेंशन करते हो, फिर आइटम्स के अंदर आप उसकी क्वांटिटी मेंटेन करते हो, फिर आप क्वांटिटी के आगे प्राइस मेंटेन करते हो। तो जब आप इस तरीके से इंफॉर्मेशंस को टेबलर फॉर्मेट में अपने नोटबुक में अरेंज कर लेते हो, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कंटेनर कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। यहीं से डेटाबेस का टर्म आपके समझ में आ जाएगा। मतलब इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर टेबलर फॉर्मेट में अरेंज करना है हमें। हम एक टेबल्स के अंदर में इंफॉर्मेशंस को अरेंज करेंगे जहां पे सीरियल नंबर, डेट, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, इन सबको, बैलेंस अमाउंट, इन सब इंफॉर्मेशंस को आप यहाँ पे हेडिंग डाल के, और फिर आइटम वाइज वन, और किसी आइटम का आपने डेट डाला, आइटम का नाम डाला, उसका प्राइस डाला, उसकी क्वांटिटी डाली, फिर उसका आपने टोटल अमाउंट निकाला, फिर आपने बैलेंस अमाउंट चेक किया कि आपके पास कितने अमाउंट रह रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे तो यही चीज आपका डेटाबेस कहलाने लगेगा। जैसे आप देख सकते हो रियल लाइफ में कई जगह एग्जांपल हैं। अबाउट, कोई प्राइस मेंटेन कर रहा है, स्टॉक लेवल्स को कोई मेंटेन कर रहा है, रीऑर्डरिंग हो रहा है, ओल्ड स्टॉक्स को देख रहा है। मैनुअल सिस्टम में कई तरह की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हमें कई तरह के फाइल्स मैनेज करने पड़ते हैं, आपको मैनेज करने हो सकते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं? हमें जरूरत होती है कि हम क्या करते हैं? कंप्यूटराइज सिस्टम्स की बात करते हैं। और कंप्यूटराइज सिस्टम में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। मतलब इसी जगह पे हम डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कई तरह के डेटाबेस प्रोग्राम हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओपन ऑफिस ओआरजी बेस है, जिसके अंदर आपको काम करना है, और माई सिक्वल है। तो ये सब कुछ डेटाबेस हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटा को मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है,
अब डेटाबेस का जो कंसेप्ट है ना, वो ईएफ कोड के द्वारा दिया गया था 1960 में। सबसे पहली बार 1960 में इसका कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था। और इससे फायदा क्या हो गया कि जो डिफिकल्टी होती थी डेटा को मैनेज करने के लिए, कि कंप्यूटर पे भी अगर मैनेज करना है तो कैसे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशंस को मैनेज करेंगे, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया था। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पहला पैराग्राफ जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, यहां से एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज। ये एक पैकेज है, ठीक है, जिसके अंदर में कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। मतलब स्वाभाविक है, अगर सॉफ्टवेयर बना है तो प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब उस प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि वो आपको क्रिएशन ऑफ डेटा का फैसिलिटी देता है, वो मेंटेनेंस ऑफ डेटा की आपको फैसिलिटी देता है, वो यूज ऑफ डेटा की फैसिलिटी देता है, यानी कि डेटाबेस को यूज करने की फैसिलिटी देता है। दूसरा क्या है कि जब आप डेटाबेस बनाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? ये ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करता है कि आप एक डेटाबेस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। देखो, जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं, जितने भी एप्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एवरी सॉफ्टवेयर नीड्स टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन, सम डेटा, और उसे प्रोसेस करना होता है। तो डेटाबेस एक्चुअली है क्या? अगर डेटाबेस की बात करें तो आपको अभी बताया गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल करने की फैसिलिटी हमें देता है। डेटाबेस की अगर देखा जाए तो एक्चुअली इट इज द इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है कि कई सारे चीजों को, जैसे कि रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर में फाइल्स आ जाते हैं, तो इन सबको कलेक्ट करके हमारा डेटाबेस तैयार होता है। डीबीएमएस क्या है? वो अलग अलग यूजर्स को, पर एप्लीकेशंस को, यूजर को ये परमिशन देता है कि कंकरेंटली का मतलब हो गया कि अलग अलग एप्लीकेशंस प्रोग्राम एट द सेम टाइम, कंकरेंटली का मतलब हो गया एट द सेम टाइम उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो ये डीबीएमएस सिस्टम फैसिलिटी देता है मल्टी यूजर सिस्टम की, कि मान लो हमारे पास एक डेटाबेस है, मान लो हमारे पास स्टूडेंट का डेटाबेस है यहाँ पे, स्टूडेंट्स के टेबल में, तो इसको भाई एग्जाम डिपार्टमेंट वाले भी यूज कर रहे हैं, इसको फी डिपार्टमेंट वाले भी यूज कर रहे हैं, इसको लाइब्रेरी वाले भी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं? इस पूरे सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। और ये फैसिलिटी कहां से मिल रही है? तो ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें ये फैसिलिटी देता है कि कंकरेंटली मल्टीपल यूजर्स उसे हम यूज कर सकते हैं। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये टॉपिक है, ये वेल नोन डीबीएमएस एग्जांपल से आपको याद होने चाहिए सॉफ्टवेयर के नाम। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है, आईबीएम डीबी2 एक सॉफ्टवेयर है जिसके डेटाबेस है, आईबीएम का डीबी2 नाम का डेटाबेस है, ओरेकल का ओरेकल के नाम से डेटाबेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, पोस्टग्रेस सिक्वल है, माई सिक्वल है, फॉक्स प्रो है, एसक्यूएल लाइट है, ओपन ऑफिस बेस को मत भूल जाइएगा, उसे भी याद रखिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जब आ गया तो आपका ओपन ऑफिस बेस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ वेल नोन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब आता है कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जनरली बताया गया है कि डेटा को 2 तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इन 2 टाइप्स इट विल बी ऑर्गेनाइज। एक हमारा फ्लैट फाइल होता है, एक हमारा क्या होता है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब है सिंगल फाइल है, सिंगल टेबल है, और एक ही तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, लेस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो वी आर यूजिंग द फ्लैट फाइल। लेकिन जब आप मल्टीपल टेबल्स को मैनेज करना चाहते हैं, कई टेबल्स को मैनेज करना चाहते हैं, अब एक स्टूडेंट की बात कर ले तो स्कूल में स्टूडेंट का सिर्फ एडमिशन ही नहीं होता है, उसका फी का भी रिकॉर्ड होता है, उसका एग्जाम का भी रिकॉर्ड होता है, उसके लाइब्रेरी के भी रिकॉर्ड होते हैं, उसके अदर एक्टिविटीज के भी रिकॉर्ड होते हैं, उसके होमवर्क्स के रिकॉर्ड होते हैं। तो कई तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। अब इन सारे रिकॉर्ड्स को अगर मैनेज करना हो तो वी आर नॉट गोइंग टू मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ द वन टेबल, वी हैव टू मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ द मेनी टेबल्स। अब जब आप मेनी टेबल्स यूज करेंगे, मल्टीपल टेबल्स यूज करेंगे, तो उन टेबल्स को हम आपस में लिंक भी करते हैं कॉमन फील्ड्स के थ्रू। मान लीजिए एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एग्जाम डिपार्टमेंट में है, उसी स्टूडेंट का दूसरा इंफॉर्मेशन फी डिपार्टमेंट में भी है, तो कैसे एग्जाम वाले और फी वाले इस बात को समझेंगे कि वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट एक्स का है?
तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी स्कूल के द्वारा असाइन की जाती है, जैसे कि आपका आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर होता है, उसी तरीके से यूनिक आईडी होती है। जनरली उसको एडमिशन नंबर के नाम से हम जानते हैं। तो वो एडमिशन नंबर एक कॉमन इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से सारे इन टेबल्स को कोरिलेट कर दिया जाता है, इन मल्टीपल टेबल्स को कोरिलेट कर दिया जाता है। एंड और इसके थ्रू क्या होता है, वो टेबल आपस में रिलेट हो जाते हैं, तो उन्हें हम रिलेशनल टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिलेशनल टेबल कहते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। एंड दैट इज सुटेबल फॉर द मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब आपके पास मतलब सिंगल लेस अमाउंट ऑफ डेटा के अलावा अगर उससे ज्यादा डेटा आपके पास हो जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की जरूरत होती है। हम फ्लैट फाइल से, हम सिंगल टेबल से काम नहीं कर पाते हैं, मल्टीपल टेबल्स की हमें जरूरत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस सर्वर। देखिए डेटाबेस सर्वर क्या है, एक्चुअली डेटा जहां जब आप अपने सिस्टम पे माइस्क्ल या एमएस एक्सेस कुछ भी इंस्टॉल करते हो ना, या ओपन ऑफिस बेस आपके सिस्टम पे है, तो वहां पे इंटरनली एक डेटाबेस सर्वर भी होता है। सर्वर का काम है, नॉर्मली डेटाबेस सर्वर क्या है, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं, जो एक्चुअल डेटाबेस को होल्ड करता है और टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सर्वर का पर्पस ही होता है सर्विस देना, तो ये सर्वर भी आपको सर्विस देगा। ठीक है, तो देगा कैसे, जब अलग अलग एप्लीकेशंस वहां से इंफॉर्मेशंस को फेच करना चाहते हैं, तो डेटाबेस सर्वर एप्लीकेशंस की ऑथेंटिसिटी के हिसाब से, उनके राइट्स के हिसाब से उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इनका काम है, डेटाबेस सर्वर का काम है कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशंस है, जो भी डेटाबेस अवेलेबल है, वो प्रोवाइड करना, वो एक्सेस कराने देना। अब क्या होता है कि डेटाबेस सर्वर से जो इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जाता है, वो किसी ना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम से, किसी ना किसी यूजर इंटरफेस से होता है। तो जो कमांड लाइन आप लिख रहे हो, या जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपने यूज किया है, जो टूल्स आपने यूज किया है, जिसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो या गेन कर रहे होते हो, उसे हम फ्रंट एंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंट एंड्स कहते हैं। और उसी जगह पे जो आपका डेटाबेस सर्वर है, जो कि इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखे हुए हैं, मैनेज किए हुए हैं, उसे हम बैकएंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकएंड्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस इज रेफर टू, और इस तरह से जब आप इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कराते हो, जहां पे आपका फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है, तो उसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। अ मॉडल इन विच देयर इज अ क्लाइंट which is responsible to access the data and there is a server which is responsible to provide the data. Such a system is known as the client server model. उसे client server model कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस की बात करूं, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस की अगर आप बात करते हो, तो यहां पे जो सबसे पहला एडवांटेज होता है डेटाबेस का, कि इट्स रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। देखिए रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। क्या होता है रिडंडेंसी का मतलब? इट्स मींस डुप्लीकेशन। जहां पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होगा, मतलब एक ही तरह के इंफॉर्मेशंस को अगर आप स्टोर कर रहे हो बार बार, तो उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं, उसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कई फाइल्स को एक साथ स्टोर करता है, कई इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, मल्टीपल फाइल्स वहां पे होते हैं, और वो अलग अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं सिस्टम पे, या अक्रॉस द मल्टीपल सिस्टम्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही कंप्यूटर के डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर हो तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल लोकेशन आपका बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज होती है कि एक ही इंफॉर्मेशन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाए, और इसी चीज को डेटा रिडंडेंसी कहा जाता है। जब सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स स्टोर हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो कंजम्पशन ऑफ मेमोरी आपका बढ़ जाता है, दूसरा क्या है कि जब रिपीटेटिव डाटा होता है तो अपडेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, मान लीजिए कि एक बच्चे का आपने नोटबुक बना रखा है, और उस नोटबुक पे आपने सभी बच्चों के इंफॉर्मेशंस को मैनेज किया। अब 3 नोटबुक है, नोटबुक ए है, नोटबुक बी है, नोटबुक सी है। अब एक बच्चा आया, उसने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए। आपने यहां पे अपडेट कर दिया। अब ये आपने यहां अपडेट किया, तो यहां भी इसकी कॉपी बनी हुई थी, यहां भी उस बच्चे का इंफॉर्मेशन था, यहां भी बच्चे का, तब आपको यहां भी अपडेट करना होगा और आपको यहां भी अपडेट करना पड़ेगा। तो आपका अपडेशन टास्क बढ़ गया ना, मल्टीपल कॉपीज होने से।
तो इसी चीज को रिडंडेंसी कहते हैं और इस रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है, इसके लिए डेटाबेस सिस्टम होता है। जो डेटाबेस सिस्टम्स कहता है कि दिस कैन बी प्रिवेंटेड एज देयर इज अ सिंगल डेटाबेस एंड एनी चेंजेस जो होगा, जो भी चेंज होगा वो उसी के अंदर रिफ्लेक्टेड होगा और उसका एडवांटेज ये होगा कि सबको इमीडिएटली डाटा मिलेगा। तो नो चांस ऑफ इनकाउंटिंग डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम इस चीज को इंश्योर करेगा। अब यहां पे मल्टीपल कॉपीज हम नहीं बनाएंगे, तो भाई क्या सॉल्यूशन है इसका? तो आप पूछोगे भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है ना, हम इस बच्चे मतलब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को हम एक जगह स्टोर करेंगे, उसके अदर इंफॉर्मेशन को हम किसी दूसरे फाइल में स्टोर करेंगे और इस स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को थ्रू एडमिशन नंबर यहां लिंक कर देंगे और जब कभी भी जरूरत होगी हम यहीं से उसके इंफॉर्मेशन को फेच कर लेंगे। तो जब आप एक ही जगह से इंफॉर्मेशन को फेच करोगे तो सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है इस जगह पे। ठीक है, ये हमारा हो गया रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज द शेयरिंग ऑफ डेटा। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो रिडंडेंसी को कम करने का जो हमारा तरीका है वो कॉमन इंफॉर्मेशन को एक फाइल में स्टोर करें और वो शेयरिंग फाइल बन जाए, उसे हर कोई यूज करे। तो डेटाबेस सिस्टम्स आपको मल्टीपल यूजर्स को यूज करने की फैसिलिटी देता है कि एक से अधिक यूजर उस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अब अगर एक से अधिक यूजर उस सिस्टम को यूज करेंगे तो क्यों यूज करेंगे? स्वाभाविक है, डेटा चाहिए, तो ये डेटा जो है शेयर होता है उनके बीच में और ये डेटाबेस सिस्टम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अलग अलग ऑथराइजेशन लेवल होते हैं। अब एक यूजर से उसका राइट है सिर्फ इनपुट करना, एक यूजर है उसका राइट है कोई एडिट भी कर सकता है, एक यूजर है जो डिलीट भी कर सकता है। तो जो जिसका जैसे राइट्स होते हैं उसी के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है आपकी ऑथोरिटी के हिसाब से। कई सारे रिमोट यूजर्स होते हैं, रिमोट यूजर ऐसे होते हैं जो उस सिस्टम पे नहीं होते हैं, कहीं और बैठे होते हैं, वो डेटाबेस को साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं और वो इंफॉर्मेशन उनके बीच में शेयर हो रहा होता है। द नेक्स्ट एडवांटेज दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब डुप्लीकेशन नहीं होगा तो इंटीग्रिटी मेंटेन होगा, डुप्लीकेशन होगा तो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा जो भी हो वो एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो डेटाबेस में। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में, मान लीजिए आपका अकाउंट का इंफॉर्मेशन मैं दो ऐप के थ्रू देख रहा हूं, ये आपका अकाउंट है, उसका इंफॉर्मेशन मैं दो ऐप के थ्रू देख रहा हूं, तो एक ऐप तो बता रहा है कि बैलेंस 5 लाख है और दूसरा ऐप बता रहा है कि बैलेंस 4 लाख है। यार कैसे पॉसिबल है? अकाउंट तो एक ही है, तो एक ही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। होता क्या है, जब आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देते हैं एक ही फाइल के, तो इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है और जब आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली अपडेट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में डेटा की इंटीग्रिटी खतरे में आ जाती है। तो डेटा इंटीग्रिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब मल्टीपल डेटाबेस डीबीएमएस में होता है और इन सभी डेटाबेस के अंदर में इस चीज को इंश्योर करना होता है कि जो डेटा विजिबल है मल्टीपल यूजर्स को, वो सब के सब एक ही तरह के इंफॉर्मेशन, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाएं सभी यूजर को। इस चीज को इंश्योर करना होता है। अगर आप यहां पे इस चीज को इंश्योर नहीं कर पाओगे तब क्या होगा? मान लीजिए मुझे इंफॉर्मेशन कुछ और मिल रहा है, मेरे फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन कुछ और मिल रहा है, तो कन्फ्लिक्शन आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रिटी। सिक्योरिटी स्वाभाविक है, अभी मैंने बताया कि डेटाबेस हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो उनके जो राइट्स होते हैं, उनके जो एक्सेस राइट्स होते हैं, उसके हिसाब से उन्हें एक्सेसिबिलिटी मिलती है इंफॉर्मेशंस की। तो ये कहां से आया? इसके कारण ही हमारा डेटा सिक्योरिटी फीचर्स इनहैंस हो पा रहा है। ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स should be allowed to access the database and their identity should be authenticated using a username and password. जो अनऑथराइज्ड यूजर हैं उनको क्या मिलेगा? तो भाई दे आर नॉट सपोज टू एक्सेस द डेटा, नॉट अलाउड टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, डेटाबेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अदरवाइज ये क्या होगा? इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को ब्रेकअप करता है। ठीक है, इसके बाद आती है बात प्राइवेसी की। प्राइवेसी का मतलब क्या है कि डेटाबेस हमें प्राइवेसी भी अप्लाई करने की फैसिलिटी देती है। प्राइवेसी रूल्स जो होता है डेटाबेस के अंदर में, वो ये बताता है कि ऑथराइज्ड यूजर जो है वही डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू उसके प्राइवेसी कांस्टेंट। अब आप फेसबुक पे आ जाइए, आप मेरे अगर फ्रेंड नहीं होंगे तो आप मेरे कुछ इंफॉर्मेशन को नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे फ्रेंड हैं और आप मेरे फैमिली मेंबर नहीं हैं तो अगेन आप मेरे कुछ इंफॉर्मेशन को नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी।
जो मेरा फैमिली मेंबर है उसको मैंने अलाउ कर दिया कि तुम इसे भी देखोगे, तुम इसे भी देखोगे। लेकिन जो मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, उसे मैंने कहा भाई तुम फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें फ्रेंड की लिमिट दूंगा, अगर तुम कोई नहीं हो तो मुझे कुछ नहीं दिखाऊंगा। कहने का अर्थ है, एक दोस्त आपके घर में आता है, आपके घर के सारे सामान को देख सकता है, लेकिन आपके अलमीरा में, आपके गोदरेज में, आपके लॉकर में जो सामान रखा हुआ उसे तो नहीं देखेगा। बट एक फैमिली मेंबर आपके अलमीरा को भी तो टच कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी। टू सिक्योर द डेटा लेवल्स, हमें यहाँ पे डेटाबेस के अंदर में यूजर्स की लिमिटेशंस को सेट करना होता है कि कौन डेटा को सिर्फ व्यू करेगा और कौन डेटा को चेंज कर सकता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि डिफरेंट अकाउंट्स यूजर में वांट टू एक्सेस, मतलब वो अलग अलग यूजर्स को अलग अलग राइट्स होते हैं, इस हिसाब से हम इसे प्राइवेसी कहते हैं। बैकअप एंड रिकवरी, डेटाबेस सिस्टम इस चीज का जब समस्या का समाधान होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें हमारे डेटाबेस के अंदर में, मतलब जो एक्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो एक बैकअप एंड रिकवरी का भी प्लान होना चाहिए कि आप बैकअप लें। और जब आप बैकअप का मतलब होता है कि सर्वर से इंफॉर्मेशंस को लोकल कंप्यूटर पे रख लेना, और सिचुएशन जब ऐसे आ जाए कि डेटा करप्ट हो गई है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसी इंफॉर्मेशन को आप रिकवर्ड करते हो वो बैकअप वाले फाइल से। तो ये कंपलसरी होता है, द यूजर्स डोंट नीड। नॉर्मली क्या होता है कि डेटाबेस इस चीज को ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है, पीरियडिकली वो अपने आप ही कर लेता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस की होती है, तो इससे आपको फायदा मिल जाता है। और डेटा को रीस्टोर करना, जब हो क्रैश हो, सिस्टम फेल्योर हो, तो प्रीवियस कंडीशन में उसको प्रीवियस में लाने के लिए, तो ये काम आप मैनुअल करेंगे, रिकवरी करेंगे। एक होता है डेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि इट इंश्योर इन अ डेटाबेस क्यों कोई डेटा रिडंडेंसी नहीं हो। मतलब देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। डेटा कंसिस्टेंसी मींस कि भाई वो क्या हो गया कि शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सेम डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, और अगर है डुप्लीकेशन भी है तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन सेम देना चाहिए। ऑल डेटा appears consistently across the database must be same for the all user viewing the database। मतलब मैं अकाउंट का बैलेंस देखूं तो मुझे 5 लाख दिखा है, आप मेरे अकाउंट का बैलेंस उसी अकाउंट का बैलेंस देखे कॉमन अकाउंट का तो उसे 4 लाख दिखा रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा। तो यही चीज है कि अगर किसी तरह का चेंज डेटाबेस में होता है तो वो सभी के लिए रिफ्लेक्ट हो, वो सभी के लिए रिफ्लेक्ट हो, और उस केस में इनकंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को, कि जो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हो, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्वर बता रहा है तो वही इंफॉर्मेशन मुझे भी बताए, उसी फॉर्म में बताए। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दैट इज नॉट बी पॉसिबल। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस के क्या क्या फीचर्स हैं। हमें ये जानना चाहिए जब कभी भी आप कोई डेटाबेस मेंटेन करते हो, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। जैसे मान लीजिए एड्रेस बुक की हम बात करें, तो एड्रेस बुक की अगर बात करोगे तो आप पर्सन के नाम को, मतलब जिसका भी एड्रेस आप मेंटेन करना चाहते हो, उसके एड्रेस, उसके फोन नंबर, उसके बर्थडे, मान लो इतने इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हो। तो अगर आपको मेरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से क्या पूछोगे, सर आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका बर्थडे क्या है। इसी तरह से आप अगर अपने फ्रेंड की इंफॉर्मेशन को रखना चाहोगे तो उससे भी यही क्वेश्चन पूछोगे ना कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है और बर्थडे क्या है। तो एक कॉमन इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं और उस कॉमन इंफॉर्मेशन को हमने कैटेगराइज कर दिया। तो मान लो हर एक पीपल के लिए हम एक कॉमन इंफॉर्मेशन लेंगे, तो एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन के आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो उसे हम आइटम ट्रीट करते हैं। तो डेटाबेस क्या करता है कि इंफॉर्मेशन, जो डेटाबेस है वो पर्संस के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा उस डेटाबेस के अंदर में। मैं एड्रेस बुक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब कभी भी आप एड्रेस बुक रिकॉर्ड कर रहे होगे तो आप क्या करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन पूछते हो, नेम, मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो जो नेम है, जो एड्रेस है, जो फोन नंबर है, दीज आर नोन एज द फील्ड। इसको हम फील्ड कहते हैं। और जब कई फील्ड के इंफॉर्मेशन को, क्योंकि दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, तो जब उन सारे इंफॉर्मेशन को आप कंबाइन कर देते हो तो उसके हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसकी मदद से बनेगा, तो फील्ड्स की मदद से बनेगा। और वो कहां है, आपके डेटाबेस में स्टोर्ड है। और एक रिकॉर्ड एक आइटम को रेफर करता है। और वैल्यू क्या है, वो एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट और डेट जो आप वहां पे डाल रहे हो, उस फील्ड के अंदर डाल रहे हो। नेम, आपने मेरा नाम लिख दिया अंजीव, एड्रेस लिख दिया, चलो कुछ भी, न्यू दिल्ली, फोन नंबर XYZ आपने लिख दिया, बर्थडे आपने एक्स दे दिया। तो ये जो XYZ है, न्यू दिल्ली है, मेरा नाम अंजीव आपने लिखा, ये क्या है, ये वैल्यू है। जो वैल्यू अलग अलग फील्ड के अंदर लिखे गए हैं। इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड के भी नेम को लिखोगे तो उसकी वैल्यू कहलाएगी, उसके एड्रेस को लिखोगे वो वैल्यू कहलाएगा।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। When you put all information together, जब आप उसको एक ग्रिड के लाइक में यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर कर लेते हो, यानी कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स, तो वो हमारा क्या बनाता है? टेबल बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल आइटम को हम फील्ड कहते हैं, फील्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसे हम वैल्यू कहते हैं, और जब कलेक्शंस ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स होते हैं, इंटर रिकॉर्ड्स के कलेक्शंस करते हैं, तो उसे हम टेबल कहते हैं। तो नाउ इट्स कंसेप्ट इज क्लियर कि फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, टेबल क्या है। टेबल को ही डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में रिलेशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो कुछ की फीचर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। देयर आर सम की फीचर्स ऑफ डेटाबेसेस। क्या है कि डेटाबेस के पास वन और मेनी टेबल्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डेटाबेस के अंदर में एक ही टेबल हो। एक ही टेबल होगा तो स्मॉल फ्लैट फाइल बन जाएगा, मल्टीपल टेबल्स होंगे तो वो हमारा रिलेशनल फाइल बन जाएगा। ठीक है, बिग कंपनी के पास कई इंफॉर्मेशन होते हैं, कई तरह के इंफॉर्मेशन को मैनेज करना होता है, तो वो एक टेबल में नहीं हो सकता, उसके लिए कई सारे टेबल्स मैनेज किए जाते हैं। Each table in database contain information about one type of item। अब इसको समझिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट टेबल है, तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर में प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होगा, सप्लायर टेबल्स में सप्लायर्स का इंफॉर्मेशन होगा, कस्टमर डिटेल्स टेबल में कस्टमर का डिटेल्स होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो जो अलग अलग आपने टेबल बनाया एक डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस का नाम मान लिया, आपकी कंपनी का नाम है XYZ, तो उसके अंदर में आपने मान लीजिए प्रोडक्ट टेबल बनाया, आपने सप्लायर टेबल बनाया, आपने कस्टमर डिटेल टेबल बनाया, आपने एक ऑर्डर टेबल बना दिया, तो इन सब के अंदर में उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही होंगे। सप्लायर में सप्लायर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर वाले में ऑर्डर का इंफॉर्मेशन, कस्टमर वाले में कस्टमर का इंफॉर्मेशन, और प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस टेबल इन डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन। सो डेटाबेस को हमने अभी पहले भी बताया था कि डेटाबेस एक कंटेनर होता है जिसके अंदर में टेबल्स रखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डेटाबेस के अंदर क्या मिलेगा? टेबल, और टेबल्स के अंदर क्या मिलेगा? रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड किसका कलेक्शन है? फील्ड का, और फील्ड के अंदर क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो और वो क्या करता है, साथ ही साथ डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल होल्ड टेबल्स रखता है, साथ ही साथ वो कुछ और ऑब्जेक्ट्स को भी रखते हैं, और वो हमें यह फैसिलिटी देता है कि हम उसे मैनेज कर सकें कि कैसे यूज करेंगे। जब कभी भी आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो डेटाबेस के अंदर में, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, तो एक चीज को ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के मल्टीपल पर्संस हो सकते हैं। जैसे आपके स्कूल के अंदर में सुनील नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं आपके क्लास के अंदर में, तो क्लास टीचर्स या टीचर्स क्या करते हैं? सुनील न्यू, सुनील ओल्ड, सुनील 1, सुनील 2। तो हम क्या करते हैं उसके यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए कि वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई कि भाई ये सुनील कौन है, ये सुनील ओल्ड है, सुनील न्यू है, सुनील 1 है या 2 है। तो डेटाबेस के अंदर में भी इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि डुप्लीकेट वैल्यू के बीच में डिस्टिंग्विश किया जाए, उसको यूनिक बनाया जाए, सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। तो यूनिकनेस का एडवांटेज क्या मिलेगा आपको? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूनिकनेस? कि अगर आपने रिकॉर्ड को यूनिक कर दिया तो एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड से आप बच जाएंगे, कंप्यूटर एरर से आप बच जाएंगे। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, ये लाइव एग्जांपल है, कि आपके टीचर सुनील 1 का मार्क्स सुनील 2 में लगा देते हैं, सुनील 2 का मार्क्स सुनील 1 में लगा देते हैं। तो दैट इज द बिग इश्यूज, दैट इज द बिग इश्यूज। तो इसके लिए क्या करते हैं, डुप्लीकेशंस को हटाने के लिए जनरली नोटबुक में या कहीं भी कहा जाता है अपना रोल नंबर मेंटेन करो या अपना एडमिशन नंबर मेंटेन करो, तो उसको एक यूनिक वैल्यू लिखने के लिए कहा जाता है। अब जो ये यूनिक वैल्यू होते हैं टेबल्स के अंदर में, तो उसके लिए हम एक एडिशनल फील्ड मेंटेन करते हैं टेबल के अंदर में। ठीक है, कई बार वो इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा, जैसे एडमिशन नंबर आपका इंफॉर्मेशन है, या कई बार आप अलग से कोई आईडी वाईडी मेंटेन करते हैं उसके अंदर में, और उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे नाम आपका डुप्लीकेट हो गया, क्लास डुप्लीकेट हो जाएगा, सेक्शन डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन उस फील्ड की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी। तो हर एक टेबल के अंदर में एक की फील्ड होता है, उसे हम की फील्ड कहते हैं, जो इंश्योर करता है 100% यूनिकनेस का। तो की फील्ड क्या है? अ की फील्ड इज इंश्योर द 100%, और ऐसे की फील्ड को हम प्राइमरी की कहते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। एवरी डेटाबेस टेबल शुड हैव 1 और मोर फील्ड्स। उसके अंदर में उसे एज अ की डिजाइन करना होता है, फिक्स करना होता है। और अभी मैंने बताया कि इसका पर्पस क्या होता है, यूनिक वैल्यू को इस की मदद से हम रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं, सिमिलर नेम सिमिलर एड्रेस वाले इंफॉर्मेशंस को। अब जैसे यहां पे एक टेबल को देखिए, अब आपके पास एक स्टूडेंट टेबल्स आ गया यहां पे। अब इस स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि रवि यहां पे लिखा हुआ और यहां भी रवि लिखा हुआ है, ये भी 10th क्लास का बच्चा है, ये भी 10th क्लास का बच्चा है, ये भी ए सेक्शन में है, ये भी ए सेक्शन में। अगर बी सेक्शन होता तो कुछ हम डिफरेंशिएट भी कर लेते कि रवि बी वाला है या रवि ए वाला है,
बट यहां पे अगर देखिए तो नेम, स्टैंडर्ड, सेक्शन सारे एक जैसे दे दिए गए, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये एक एम्बिग्युइटी है, ये एक प्रॉब्लम है, और ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है। अब इस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक एक्स्ट्रा फील्ड मैनेज करना होगा, और वो एक्स्ट्रा फील्ड, एडिशनल फील्ड यहां पे आप मैनेज करोगे। वो एडिशनल फील्ड कुछ भी हो सकता है। आप क्लास के बेसिस पे देखो तो रोल नंबर हो सकता है, स्कूल के बेसिस पे देखो तो एडमिशन नंबर हो सकता है। तो यहां पे क्लास के बेसिस पे एक रोल नंबर आ गया, लेकिन अगर यही चीज स्कूल के बेसिस पे हो सकता है रोल नंबर 22 सेक्शन बी में 22 है, तो सेक्शन ए में भी तो 22 आ सकता है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे, क्योंकि अब हम स्कूल के बेसिस पे देख रहे हैं, तो हमें एडमिशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। यहां जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो रोल नंबर है, रोल नंबर 20 रवि है और रोल नंबर 21 रवि है। तो हम रोल नंबर वाइज इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रवि 20 रोल नंबर वाला, रवि 21 रोल नंबर वाला। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को यूनिक बना सकते हो, और रिकॉर्ड का यूनिक होना निहायत जरूरी होता है डेटाबेस के अंदर में, टेबल्स के अंदर। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डीबीएमएस का, डीबीएमएस का, है ना। जैसे अभी पीछे वाले एग्जांपल्स में हमने अभी एड्रेस बुक के बारे में बात किया था, जहां पे हमने बताया कि एक प्रोडक्ट टेबल होगा, एक सप्लायर टेबल होगा, एक कस्टमर टेबल होगा, एक सेल्स टेबल होगा। तो अब यहां पे जब अलग अलग टेबल्स होंगे, तो अलग अलग टेबल्स को हम आपस में कोरिलेट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे एक एड्रेस बुक यूजेस द वन टेबल, मतलब एक एग्जांपल था एड्रेस बुक का, जिसको कि हम फ्लैट फाइल कह सकते हैं। लेकिन उसी ठीक है, तो लेकिन सिचुएशन अलग भी तो हो सकता है। एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां पे मान लीजिए प्रोडक्ट की बात हम करें, तो वहां पे प्रोडक्ट में मान लीजिए हमने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डीलर सेलिंग अ सिंगल टाइप्स ऑफ द आइटम एंड वांट टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ द सेल इन अ पास्ट मंथ एंड आल्सो वांट टू डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट हु परचेज द आइटम। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या हो रहा है? मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल दिखाया जा रहा है, सेल्स टेबल है, जिस टेबल्स के अंदर में ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फोन। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम है, यहाँ पे कस्टमर एड्रेस है, का फोन नंबर है, सेल डेट है और आइटम अबाउट है, जितना आइटम लेके आए। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि एक ही इंफॉर्मेशन वैभव मित्तल, वैभव मित्तल, वैभव मित्तल कई बार रिपीट हो गए, सेम इंफॉर्मेशन को हमने बार बार लिखा। अब गाजियाबाद यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन को आपने डुप्लीकेट किया इस जगह पे। हो सकता है कि आपने कस्टमर रिकॉर्ड भी अलग से बनाया होगा। कस्टमर रिकॉर्ड में अगर इसी फाइल को हम दो भाग में बांट देते, मतलब एक सेल का फाइल होता, एक ऑर्डर का फाइल या सेल का फाइल होता, और एक हमारा कस्टमर का फाइल होता, तो कस्टमर के फाइल में हम क्या करते, क्लाइंट के फाइल में क्या करते हैं, हम क्लाइंट्स के डिटेल्स को स्टोर कर लेते। मतलब यहां पे सॉल्यूशन क्या था कि आप एक टेबल और बनाइए और उस टेबल में क्लाइंट के डिटेल को रखिए, और एक दूसरा टेबल बनाइए जिसमें सेल डिटेल्स को बनाइए। मतलब आप सिंगल टेबल मैनेज करने के बजाय आप दो टेबल मैनेज कीजिए, तो आपकी जो रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी हो रही है वो मेंटेन हो जाएगी यहां से, और हर एक रिकॉर्ड वहां पे यूनिक बन जाएगा। और एक क्लाइंट आईडी कॉलम को क्या करेंगे, यहां पे ये कस्टमर, कस्टमर एड्रेस और फोन नंबर, मतलब इस तीन कॉलम के बदले में आप क्या कीजिए कि आप एक कॉलम, एक क्लाइंट आईडी, इन तीन के बदले में एक क्लाइंट आईडी आप यहां पे ऐड कर लीजिए इस जगह पे। मतलब इसको भी मत रखिए, इसको भी मत रखिए, एक क्लाइंट आईडी रख लिए, और ये तीनों इंफॉर्मेशन एक क्लाइंट टेबल के अंदर में मेंटेन होगा। क्लाइंट टेबल में जिसके अंदर में ये तीन इंफॉर्मेशन तो होंगे, साथ ही साथ एक क्लाइंट आईडी भी होगा हमारे पास। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स को अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो टेबल्स हो गए, तो अब हम पता कैसे करेंगे कि ये जो ऑर्डर है वो किस क्लाइंट्स के द्वारा दिया गया, और उस क्लाइंट्स का एड्रेस क्या है, उस क्लाइंट का नाम क्या है, मान लीजिए ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन टेबल के बीच में रिलेशन बना देते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन बना देते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट आईडी जो है वो क्लाइंट टेबल में एक बार आ गया। अब क्लाइंट क्या है कि कई ऑर्डर दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्लाइंट मल्टीपल्स ऑर्डर्स हमें दे सकते हैं, तो उस क्लाइंट्स की आईडी हम मल्टीपल टाइम्स सेल टेबल में मेंटेन करना है। बट ध्यान रखिएगा कि अब सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन का रिपीटेशन हो रहा है। अब यहां पे क्या होगा, जो क्लाइंट टेबल है वो क्लाइंट आईडी को कंटेन कर रहा है, तो क्लाइंट आईडी जो हो गया वो पेरेंट बनेगा हमारा। क्या बनेगा, वो पेरेंट्स बनेगा। ठीक है, क्लाइंट आईडी क्या बना, पेरेंट्स बनेगा। क्लियर है ये चीज। और जो सेल टेबल है वो क्या बनेगा, चाइल्ड बन जाएगा, उसको हम चाइल्ड टेबल कहेंगे। तो जब आप मल्टीपल टेबल्स में काम करते हैं उनको रिलेट करके, तो ध्यान रखिएगा आपके सामने दो टेबल्स आते हैं, एक टेबल्स को हम पेरेंट कहते हैं और एक टेबल को हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। अब ये जो टेबल रिलेशन होगा, इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो किसके बेसिस पे होंगे, कॉमन फील्ड के बेसिस पे। और वो कॉमन फील्ड कौन बन रहा है इस जगह पे, तो क्लाइंट आईडी बन रहा है आपका।
ठीक है। अब क्या करना है कि जब आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे तो हम क्या करेंगे, यहां पे दो टेबल हमने बना दिया, नीचे दिखाता हूं आपको। ये क्लाइंट टेबल में क्लाइंट आईडी है और सेल टेबल्स में अब तीन इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, ये नेम, एड्रेस और फोन नंबर क्लाइंट टेबल के अंदर में आ गया और यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे सेल टेबल में क्लाइंट आईडी दिख रहा है उसकी जगह पे। क्लियर है बात? क्लियर हो गई बात? अब आप अगर यहां पे देखिएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि हम रिलेशंस कैसे बना रहे हैं कॉमन टेबल्स के उसपे। यू स्टोर डेटा अबाउट पीपल वंस, ठीक है। व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड मेंटेन ए टाइप फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, जब मल्टीपल टेबल से डेटा को रिट्राइव करना होता है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड होती है और उसे हम रिलेशनल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है? तो यही डिफरेंस है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि भाई आप एक फाइल को मैनेज कीजिए, रिलेशनल कहता है कि नहीं, आप मल्टीपल फाइल को मैनेज कीजिए और उनके बीच में रिलेशन लगा के रखिए, उनके बीच में आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर दीजिए कॉमन वैल्यू के बेस पे। तो इसी चीज को रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम मैनेज करता है और उसके लिए उसे कीज की रिक्वायरमेंट होती है। कीज एक ऐसे कॉलम्स, ऐसे फील्ड होते हैं जो मल्टीपल टेबल्स को कोरिलेट करने के काम में आता है, मल्टीपल टेबल्स के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कीज, ऐसे और भी होते हैं, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की एंड कंपोजिट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब आइए मैं आपको ये प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की और फॉरेन की एक बार समझा देता हूं कि ये होता क्या है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं ये भी जानना चाहिए हमें। आइए नीचे देखते हैं इसको। पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिखाता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट आईडी जो है इस टेबल के अंदर में, क्लाइंट टेबल के अंदर में ये यूनिक वैल्यू को कंटेन करके रखा हुआ है। कौन? क्लाइंट आईडी। तो अब क्या फायदा मिला इससे, ये यूनिक वैल्यू देखिए यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 02 है, 03 है, किसी का डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। तो इस क्लाइंट आईडी को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये प्राइमरी की है, मेन की है हमारा, जो इस पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा, डुप्लीकेसी को आइडेंटिफाई करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। और सेल टेबल्स के अंदर में आप ध्यान से देखिए, अब सेल टेबल को कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो ऑर्डर था, ऑर्डर नंबर 789 कौन से क्लाइंट ने दिया भाई? तो हम कह रहे हैं कि शीला अरोड़ा ने दिया। कैसे दिया भाई, आपको कैसे पता चल गया? तो हमें ऐसे पता चला कि यहां पे हमने इसको क्लाइंट आईडी लिखा हुआ था। अब हमारे पास क्लाइंट आईडी है, तो क्लाइंट आईडी की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं क्लाइंट टेबल को बोलूंगा भाई उसका नाम बताओ जिसकी की आईडी 001 है। तो क्लाइंट टेबल कहेगा शीला अरोड़ा। तो आपको पता चल गया, नाउ यू नो कि हु इज द शीला अरोड़ा। तो इसकी मदद से आप क्लाइंट टेबल से इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं। अब क्या है, ये क्लाइंट आईडी एक ऐसा कॉलम है जो इस दो टेबल को कोरिलेट कर दे रहा है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बना दे रहा है। ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप बना दे रहा है? इनके बीच में एक रिलेशनशिप बना दे रहा है, जहां पे मैंने अभी बताया था ये क्लाइंट टेबल हमारा पेरेंट टेबल हो जाएगा और ये सेल टेबल हमारा चाइल्ड टेबल हो जाएगा। अब क्योंकि ये प्राइमरी की है तो यहां पे ये वाला कॉलम जो है उसे हम फॉरेन की कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉरेन की कहेंगे। अब मैंने अभी बताया कि हर एक टेबल्स के अंदर में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, तो यहां भी प्राइमरी की होना चाहिए। भाई सेल टेबल्स का प्राइमरी की कौन होगा? तो सेल टेबल में जैसा कि मैं ऑर्डर आईडी को देख पा रहा हूं, तो ऑर्डर आईडी के साथ एक समस्या है और समस्या यह है कि ऐसे ऑर्डर आईडी भी हमारा यूनिक है, हम ऑर्डर आईडी के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी दोनों को मिक्स करा दूं, तो मैं दोनों को मिक्स करा के भी चाहूं तो प्राइमरी की बना सकता हूं, क्योंकि है ना, मैं दोनों को मिक्स करके भी प्राइमरी की बना सकता हूं। तो दोनों को मिक्स करके अगर प्राइमरी की बनाए तो भी हमारा यहां पे यूनिक रिकॉर्ड्स आइडेंटिफिकेशन का काम आसान हो जाएगा और ऐसे केस में इसे हम कंपोजिट प्राइमरी की कहेंगे। अब आइए मैं आपको इसका डेफिनेशन समझा दूं कि प्राइमरी की क्या होता है। दिस यूनिक फील्ड, मतलब प्राइमरी की हम उसे कहते हैं, प्राइमरी की इज अ यूनिक की। ठीक है, यहां पे देखिए, प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। तो यूनिक वैल्यू रखता है, उसे हम रो को आइडेंटिफाई, जैसे क्लाइंट आईडी हमारा क्या है, दिस इज द प्राइमरी की इन क्लाइंट टेबल। क्लाइंट टेबल में क्लाइंट आईडी क्या बनेगा? हमारा प्राइमरी की बनेगा। प्राइमरी की इज ऑल्सो इंडेक्स्ड, हम उसे भी इंडेक्स्ड कर सकते हैं। इंडेक्स करने का फायदा क्या होता है कि एक्सेसिंग ऑफ डेटा आपका फास्टर हो जाएगा, सर्चिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। लेकिन जब उसी प्राइमरी की के बारे में कहा जाता है कि व्हेन यू अप्लाई द प्राइमरी की कांस्टेंट वन और मोर कॉलम्स, मतलब दो, वन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे टू और मोर कॉलम्स होना चाहिए था, यहाँ पे वन नहीं होगा, यहाँ पे टू और मोर कॉलम्स होगा।
देन इट इज नोन एज द कंपोजिट प्राइमरी की। क्या कहेंगे उसे? कंपोजिट प्राइमरी की कहेंगे। टू रेफर द क्लाइंट आईडी ऑकर्स इन सेल टेबल्स इज कॉल्ड द फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है कि जो प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में, मतलब एक कॉलम है जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की बना हुआ है और वही कॉलम हम एक दूसरे टेबल में यूज कर रहे होते हैं सो दैट कि दूसरे टेबल की मदद, मतलब पहले टेबल की मदद से दूसरे टेबल को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो ऐसे केस में उसे हम फॉरेन की कहते हैं। तो जो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होता है वो प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू ही होता है। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि क्लाइंट आईडी जो है वो इस सेल टेबल में क्या कहलाएगा? फॉरेन की कहलाएगा। तो फॉरेन की क्या है? व्हिच आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन रेफरेंसिंग टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर रेफरेंस टेबल। जो रेफरेंसिंग टेबल है, जो रेफरेंस कर रहा है और इसके थ्रू रेफरेंस हो रहा है उसे रेफरेंस कहेंगे। तो क्लाइंट यहाँ पे रेफरेंस टेबल हो गया और सेल्स हमारा रेफरेंसिंग टेबल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पे मल्टीपल टाइम्स, देखिए अब एक चीज और गौर कीजिएगा, अगर आप यहां पे गौर से देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि क्लाइंट आईडी में क्लाइंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर दे रहा है। क्लाइंट आईडी है ना, तो जब ये मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर दे रहा है, देखो वन यहां भी है, वन यहां भी है, टू देख लो यहां भी है, यहां भी है, यहां पे, तो मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर दे रहा है ना ये। तो इसका अच्छा, यहां पे तो वन एक ही बार लिखा हो गया, लेकिन यहां पे वन कई बार आ गए, तो इसको वन टू मेनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वन टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है कि भाई क्लाइंट, मतलब एक क्लाइंट एक ही ऑर्डर देगा। एक हो सकता है भाई कि एक क्लाइंट मेनी ऑर्डर देगा, और एक ऐसा भी हो सकता है कि मेनी क्लाइंट्स मेनी ऑर्डर दे सकते हैं, तो उसे हम मेनी टू मेनी कहते हैं। तो तीन तरह के रिलेशंस हैं, आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। एक हमारा वन टू वन होता है, इसको हम बोलते हैं वन टू वन। एक हमारा वन टू मेनी होता है। एक हमारा मेनी टू वन भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टीचर से ट्यूशन करते हैं। और एक हमारा मेनी टू मेनी भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कई सारे रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वन टू मेनी और मेनी टू वन एक ही जैसा है, सिर्फ टेबल का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो तीन तरह के रिलेशन हो गए, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी, ठीक है। तो ऐसे अब यहां पे आप समझ में आ गया कि कंपोजिट प्राइमरी की किसे कह रहे हैं। जब टू और मोर देन टू कॉलम्स को हम प्राइमरी की सेट करते हैं तो कंपोजिट हो जाता है। जब वन कॉलम्स को हम प्राइमरी की सेट करते हैं, जो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। फॉरेन की उसे कहते हैं कि जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की है और पेरेंट्स टेबल में, और दूसरे टेबल में उसे हम एज ए कॉलम आईडी यूज कर रहे हैं रेफरेंस करने के लिए, उसे हम फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अनदर पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है यहाँ पे इंडिविजुअल्स, कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर में एक फैसिलिटी होती है जिसको सिक्योरिटी कहते हैं, फीचर्स होती है। उस फीचर्स इस चीज को इंश्योर करता है एंड यूजर। एंड यूजर कौन है? हम और आप हैं। आप मान लीजिए ओपन ऑनलाइन आप रिजल्ट चेक कर रहे हो। अब रिजल्ट चेक कर रहे हो तो रिजल्ट तो कहीं और से उठ के आ रहा है, किसी सर्वर से आ रहा है। तो हम और आप क्या कर रहे हैं? हमें और आपको कोई डायरेक्ट एक्सेस थोड़ी मिला हुआ है उस सिस्टम का कि आप उसको जाके डायरेक्ट एक्सेस करके वहां से रिकॉर्ड निकाल लोगे। आप किसी एप्लीकेशंस के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंड यूजर्स होता है उसे कभी भी डायरेक्ट एक्सेस डेटाबेस का नहीं दिया जाता है या नहीं देना चाहिए। उन्हें उतना ही दिखाया जाता है, दे आर एबल टू सी दैट मच ओनली, ओनली उतना ही दिखाया जाएगा उन्हें जितने के वो अधिकारी हैं, जितने के वो लाइसेंस्ड हैं, जितने के लिए उन्हें कहा गया है। जो ऑप्शंस मिला हुआ है, अगर आपको व्यू का ऑप्शन मिला तो आप व्यू कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन मिला तो आप एडिट कर सकते हो। तो आरडीबीएमएस क्या है, अब आपके समझ में आ चुका होगा कि आरडीबीएमएस एक डेटाबेस है, टाइप ऑफ डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं उसके, जो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स को यूज करता है जो हमें एबिलिटी देती है कि हम मल्टीपल डेटास के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एक डेटा के थ्रू दूसरे डेटा, मतलब एक टेबल्स के थ्रू दूसरे टेबल से हम डेटा को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डुप्लीकेसी को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो डेटा इन रिलेशन डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टेबल्स, एंड मैंने पीछे भी बताया था कि जो टेबल्स है उसी को हम रिलेशन भी कहते हैं। नाउ देयर आर सम एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के बारे में भी हम बात करेंगे। एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ वेरी बैड, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी करना चाहिए, सो दैट मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले और सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।